हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आज हम आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम आपको कॉज़टिव वर्ब के बारे में बताएंगे। कॉज़टिव वर्ब कॉज़टिव वर्ब मतलब होता है प्रेरणात्मक क्रियाएं, ऐसी क्रियाएं जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य पर्सन से कार्य करवाता है या किसी अन्य पर्सन को कार्य करने की प्रेरणा देता है, उसे हम कॉज़टिव वर्ब कहते हैं। ये कॉज़टिव वर्ब की परिभाषा है कि कॉज़टिव वर्ब ऐसे वर्ब हैं, यानी प्रेरणात्मक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं हैं जिसमें कार्य करने वाला कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य व्यक्ति से अपने कार्य को करवाता है या किसी अन्य व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा देता है। ये वर्ब 6 प्रकार के होते हैं। इनको हमने 6 भागों में डिवाइडेड किया है। हमने देखा है कि तमाम लोगों ने जो यूट्यूब पर वीडियो डालते रहे हैं, यूट्यूब पर हमने भी वीडियो ये बनाया है, लेकिन उनको देखा किसी ने 4 प्रकार की क्रियाएं पढ़ाया है, किसी ने 5 प्रकार के कॉज़टिव वर्ब पढ़ाए हैं, लेकिन हमने आपके लिए ये नई वीडियो तैयार किया है। इस वीडियो को पढ़ने के बाद आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और हम कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए ही अपनी नई नई वीडियोस तैयार करते हैं। तो कॉज़टिव वर्ब के अंतर्गत हमने 6 प्रकार के वर्ब्स को चूज किया है: मेक, गेट, कॉज, हेल्प, हैव तथा लेट। अब हम सबसे पहले आपको हैव के प्रयोग के बारे में बताएं। मेक के सबसे पहले हम मेक का यूज आपको बताएंगे। मेक का जो यूज होता है वो किसी भी वाक्य में यदि किसी कार्य को बाई फोर्स करने का भाव प्रकट हो रहा है, यानी किसी कार्य को किसी व्यक्ति से बाई फोर्स अगर करवाया जा रहा है, तो ऐसे वाक्यों में हम कॉज़टिव वर्ब के रूप में मेक का यूज करेंगे। और मेक का यूज करने के तुरंत बाद हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे, यानी मेक के साथ मेक का प्रयोग हम कॉज़टिव वर्ब के रूप में करेंगे और उसके साथ हम हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जोड़ेंगे। इसका स्ट्रक्चर देखिएगा: सब्जेक्ट प्लस मेक प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस अदर या ऑब्जेक्ट, जो अंत में ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। अब मेक का यूज टेंस के अनुसार चेंज होता रहेगा, यानी मेक का यूज जो है, मेक का यूज टेंस के अनुसार बदलता रहता है। यानी अगर पास्ट में होगा तो मेड हो जाएगा, अगर कॉन्टिन्यूअस में होगा तो इज मेकिंग हो जाएगा। इस तरह से टेंस के अनुसार ये बदलता रहेगा। अब जैसे आप एग्जाम्पल को देखें, सीमा मुझे रुलाती है, यानी सीमा रोती नहीं है, सीमा रोती है ये वाक्य नहीं है। सीमा मुझे रुलाती है, यानी सीमा स्वयं काम न करके किसी और से कार्य करवाती है, किसी और को कार्य करने पर विवश करती है बाई फोर्स। तो कहेंगे सीमा मेक्स मी बीट, उसने मुझे हंसाया। अब वाक्य में उसने हंसा का भाव व्यक्त नहीं हो रहा है, वाक्य में भाव व्यक्त हो रहा है उसने मुझे हंसाया। तो इसमें बाई फोर्स काम हो रहा है, मेरा हंसने का मन नहीं कर रहा था लेकिन उसने मुझे हंसाया। ही मेड मी लाफ, ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसाया। मैं तुमसे पाठ याद करवाऊंगा, मैं तुमसे पाठ याद करवाऊंगा, यानी तुम पाठ याद करना चाहते हो या नहीं चाहते हो, लेकिन मैं बाई फोर्स तुमसे पाठ याद करवाऊंगा। तो मैं तुमसे पाठ याद करवाऊंगा, आई विल मेक यू लर्न द लेसन। वह उनसे गाना नहीं गवा रहा है, वह उनसे गाना नहीं गवा रहा है। इसको ही इज नॉट मेकिंग हिम सिंग ये सॉन्ग। इस तरह से अगर हम इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, नेगेटिव सेंटेंस तैयार करना चाहते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेक प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे कि आप वाक्य नंबर 4 देख सकते हैं, वह उनसे गाना नहीं गवा रहा है, ही इज नॉट मेकिंग हिम सिंग ए सॉन्ग। इस तरह से अगर हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यस नो टाइप क्वेश्चन बनाना चाहते हैं, तो हम हेल्पिंग वर्ब को पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर मेक, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे, क्या वह तुमसे फूल तोड़वा रहा था, वह खुद फूल नहीं तोड़ रहा था,
आपसे जबरदस्ती फूल तोड़वा रहा था, बाई फोर्स आपसे कार्य करवा रहा था। तो यहाँ पे हम वाज ही मेकिंग यू प्लग द फ्लावर, ये ट्रांसलेशन बनाएंगे। मेकिंग का यूज यहाँ कॉजेटिव वर्ब के रूप में किया गया है। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव का जो WH टाइप क्वेश्चन होता है, जिसको हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी कहते हैं, यस नो टाइप को हम डायरेक्ट क्वेश्चन कहते हैं। इनडायरेक्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेक प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस अदर या ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। जैसे वह तुमसे अंग्रेजी कब पढ़वा चुका होगा, यानी वह तुमसे अंग्रेजी कब पढ़वा चुका होगा। व्हेन विल ही हैव मेड यू इंग्लिश रीड। इसी तरह से कौन के लिए वाक्य में कौन जो होता है वो स्वयं सब्जेक्ट का कार्य करता है, इसलिए कौन का स्ट्रक्चर हम WH टाइप क्वेश्चन के अंतर्गत ही रखते हैं, लेकिन उस स्ट्रक्चर से कुछ हटकर इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे हु प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेक प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। जैसे उससे 2 घंटे से पत्र कौन लिखवा रहा था, तो कौन के लिए हु हैड बीन मेकिंग हिम राइट अ लेटर फॉर 2 आवर्स, ये इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद में मेक का यूज यहीं पे समाप्त होता है। अब हम आपको गेट का यूज़ बताते हैं कि गेट का यूज़ हम कैसे करते हैं। गेट का यूज़ उस वाक्य में किया जाता है जहाँ कार्य के बारे में किसी को समझाया जा रहा हो या किसी कार्य के बारे में किसी को बताया जा रहा हो, किसी को कन्विंस किया जा रहा हो, तो ऐसे वाक्यों में कॉजेटिव वर्ब गेट का यूज करते हैं। जैसे स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगता है, जबकि आपने मेक में देखा कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगता था, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाई अदर का यूज़ करेंगे। जैसे मैं चपरासी से अपना रजिस्टर पूरा करवा चुका हूँ। आई हैव गॉट माई रजिस्टर कंप्लीटेड बाई द प्योर, यानी यहाँ पे जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसके साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। जैसे वह अपना फ़ोटो अच्छे फोटोग्राफर से खिंचवा रहा था, तो यहाँ पे लिखेंगे ही वॉज गोइंग टू गेट हिज फोटो क्लिक्ड बाई ए गुड फोटोग्राफर, यानी वह अपना फ़ोटो एक अच्छे फोटोग्राफर से खिंचवा रहा था। इसके लिए हम यूज़ करेंगे ही वॉज गोइंग टू गेट हिज फोटो क्लिक्ड बाई अ गुड फोटोग्राफर। अब ये तो रहा गेट का यूज। गेट के यूज में आपने देखा कि सब्जेक्ट प्लस गेट प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाई प्लस अदर का यूज़ किया जाता है। इसी तरह से हम अन्य टेंसेज में भी वर्ब को चेंज करके अन्य टेंसेज का यूज़ कर सकते हैं। गेट के लिए भी हैव का यूज़ देखिएगा। हैव का यूज ऐसे वाक्यों में किया जाता है जिनमें कार्य के प्रति निर्दिष्ट भाव प्रकट होता है, यानी असाइन प्रकट होता है, या कार्य को करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, यानी किसी अन्य व्यक्ति से कार्य पूरा करने का जो है कार्य को पूरा करने के लिए निर्दिष्ट किया जाता है। जैसे मैं अपने भाई से अपना कोर्स पूरा करवाऊंगा, तो यहाँ पे जो यहाँ पे जो कॉजेटिव वर्ब है वो हैव का यूज किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपने भाई को अपने कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है, यानी अपॉइंटेड किया है, मैंने उसको नियुक्त किया है। तो लिखेंगे आई शैल हैव माई कोर्स कंप्लीटेड बाई माई ब्रदर, यानी मैंने अपने भाई को असाइन किया है अपने कार्य को पूरा करवाने के लिए। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है, वह नौकर से अपनी कार साफ नहीं करवाता है। वह नौकर से अपनी कार साफ नहीं करवाता है, तो ही डज नॉट हैव हिज कार क्लीन्ड बाई हिज सर्वेंट। यहाँ पे जो नौकर है उसको असाइन किया गया है कार को साफ करने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे हैव का यूज जो है वो कॉजेटिव वर्ब के रूप में किया गया है। इसका स्ट्रक्चर जो है वो ये बनेगा सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड प्लस बाई अदर का यूज करेंगे। इस तरह से कॉज का यूज जो है, कॉज का यूज हम कॉजेटिव वर्ब के रूप में ऐसे वाक्यों में करते हैं
जहाँ पे किसी कारणवश हम अब किसी कार्य को अनैच्छिक रूप से करते हैं, यानी किसी कार्य को करने की इच्छा नहीं है फिर भी हमें वह कार्य विवश होकर करना पड़ता है। कोई ऐसा कारण बन जाता है जिसके कारण हमें उस कार्य को अनैच्छिक रूप से करना पड़ता है, तो ऐसे वाक्यों में कास्टिव वर्ब के रूप में कॉस का यूज किया जाएगा। कास्टिव वर्ब कॉस का यूज किया जाएगा। कैसे वाक्यों में? इस तरह के वाक्यों में जिस वाक्यों में हमें किसी कार्य को किसी कारणवश विवश होकर करना पड़े। इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस कॉस, और टेंस के अनुसार जैसे पास्ट में होगा तो कॉस्ड करेंगे, कॉन्टिन्यूस में होगा तो इज कॉसिंग करेंगे। इस तरह से हम सब जो है टेंस के अनुसार इसको चेंज करके बना सकते हैं। सब्जेक्ट प्लस कॉस प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस अदर का यूज़ करेंगे। जैसे जॉनी लीवर फिल्मों में सबको खूब हंसाते हैं, तो लिखेंगे जॉनी लीवर कॉसेज ऑल टू लाफ मच इन मूवीज़, या इस तरह से बनाएंगे जॉनी लीवर कॉसेज एवरीवन लाफ ये लॉट इन मूवीज़, यानी मदारी ने अपने दर्शकों से खूब तालियां बजवाई। अब यहाँ पे मदारी ने कोई ऐसा करतब दिखाया जिसके कारण लोगों को तालियां बजानी पड़ी। यहाँ जॉनी लीवर कुछ ऐसा काम करता है जिसके कारण लोगों को हंसना पड़ता है। हंसना नहीं चाहते हैं फिर भी हंसना पड़ता है, तालियां बजाना नहीं चाहते फिर भी बजाना पड़ता है। तो ऐसे वाक्य जिनमें किसी कार्य के कारण किसी कार्य को किसी कारण के वशीभूत होकर अनैच्छिक रूप से किया जाए, तो मतलब कार्य करने की कोई इच्छा नहीं थी लेकिन हमें वो कार्य करना पड़ा, हमें वो कार्य जो है किसी कारणवश करना पड़ा, तो ऐसे वाक्यों में हम कॉस का यूज़ करेंगे। जैसे द जगलर कॉस ये लॉट ऑफ अप्लाउज, कॉस लिखेंगे यहाँ पे गॉट लिखा हुआ है जो गलत है, यहाँ पे हम कॉस लगाएंगे। द जगलर कॉस ये लॉट ऑफ अप्लाउज फ्रॉम हिज ऑडियंस। इसी तरह से लेट का यूज किसी कार्य की स्वीकृति प्रदान किए जाने का भाव प्रकट करने वाले वाक्यों में किया जाता है। यानी किसी कार्य की स्वीकृति जहाँ पे प्रदान की जाए, यानी स्वीकृति प्रदान करने का भाव व्यक्त हो, ऐसे वाक्यों में हम लेट का यूज करते हैं। इसका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस लेट प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे काजल ने मुझे अपनी कुर्सी बैठने को दी। अब यहाँ पे काजल ने स्वीकृति दी कि अपनी कुर्सी पर बैठने की स्वीकृति दी और तब मैं उसके कुर्सी पर बैठा, अर्थात काजल ने मुझे स्वीकृति प्रदान किया। तो ऐसे वाक्यों में हम कॉस्टिव वर्ब के रूप में लेट का यूज़ करेंगे। जैसे काजल लेट मी गिव हर चेयर टू सिट, क्या वह तुम्हें अपनी किताब पढ़ने को देंगे। यहाँ पे अनुमति का भाव व्यक्त हो रहा है, स्वीकृति का भाव व्यक्त हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे कॉस्टिव वर्ब के रूप में लेट का यूज़ करेंगे। विल दे लेट यू गिव देयर बुक टू रीड, यानी इसका बनेगा विल दे लेट, यहाँ लेट कॉस्टिव वर्ब का काम करता है, यू गिव देयर बुक टू रीड, यू इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है। इसी तरह से हेल्प जो अंतिम कॉस्टिव वर्ब है हेल्प का यूज जो है सहायता का भाव प्रकट होने पर किया जाता है। जिस वाक्य में किसी की सहायता करने का भाव प्रकट हो, ऐसे वाक्यों में हम लेट का यूज हेल्प का यूज करेंगे। अब ये कॉस्टिव वर्ब के रूप में हेल्प का यूज किया जाता है कब? जब सहायता का भाव प्रकट होता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्प प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब और प्लस अदर, ये यूज किया जाएगा। जैसे उसने मुझे लक्ष्य प्राप्त करने में मदद की, तो यहाँ पे ही हेल्प्ड मी, यानी जो हेल्प है, हेल्प शब्द जो है वो यहाँ पे कॉस्टिव वर्ब का काम कर रहा है। इसके साथ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है टू गेट माई टारगेट, यानी टारगेट को प्राप्त करने के लिए। अब यहाँ टू गेट लिखें या गेट लगाएं, दोनों में से एक लगा सकते हैं। ही हेल्प मी गेट माई टारगेट। इस तरह से ये कॉस्टिव वर्ब का प्रयोग हम 6 रूपों में कर सकते हैं।
वो 6 रूप कौन कौन से हैं हमने आपको शुरुआत में बताया है। वो 6 रूप हैं मेक, गेट, कॉस, हेल्प, हैव तथा लेट। इसका प्रयोग हम कास्टिव वर्ब के रूप में करते हैं। कास्टिव वर्ब एक ऐसा वर्ब है जिसमें व्यक्ति कार्य स्वयं ना करके, कर्ता कार्य स्वयं ना करके किसी अन्य व्यक्ति से करवाता है। इसी के साथ ये हमारा वीडियो जो है, ये चैप्टर, ये जो पॉइंट था, ये जो मैटर था, ये जो सब्जेक्ट था, यहीं पे समाप्त होता है। आने वाले दिनों में हम आपके लिए और उपयोगी वीडियोस लाते रहेंगे ताकि आप अपने किसी भी परीक्षा, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो स्टडी एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम में आप श्रेष्ठ प्रदर्शन प्राप्त कर सकते हैं, श्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें बताएं कि वीडियो में क्या कुछ कमियां रह गई हैं या ये वीडियो उत्कृष्ट है। इन सारे चीज़ों के बारे में आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जय हिंद, जय भारत।